नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। बजट के ऐलानों को आप सभी ने सुना। कमोडिटी मार्केट के लिए क्या कुछ मिला, हालांकि एग्री सेक्टर के लिए हमेशा की तरह काफ़ी ऐलान हुए हैं, लेकिन उसका ग्राउंड पर कितना फ़ायदा होता है ये अभी से अनुमान लगाना मुश्किल है। लेकिन एक सेक्टर जो कमोडिटी से जुड़ा हुआ है वो है जेम्स ज्वेलरी सेक्टर। वहाँ काफ़ी बेहतर ऐलान हुए हैं और उस ऐलानों का क्या फ़ायदा हो रहा है, ज्वेलर्स को क्या फ़ायदा होगा, जो ज्वेलरी कंज्यूमर्स हैं उनको क्या फ़ायदा हो, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नितिन केडिया हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं AIJGF के। शुक्रिया नितिन जी। सबसे पहले बताइए सर, जो कल की जो तेज़ गिरावट आई थी गोल्ड और सिल्वर में, क्या वो गिरावट अब पूरी हो चुकी है? ड्यूटी के हिसाब से भाव घरेलू बाजार में एडजस्ट हो चुके हैं या आगे और भी गिरावट बची है? नमस्कार विष्णुमोहन जी। नमस्कार सर। कल की अगर गिरावट की बात करें तो अगर मैं एमसीएक्स के हिसाब से लूं, बिकॉज कल जो है वो कस्टम बंद था हम्म। और अगर आज नए इंडेंट लगने शुरू होंगे और लोगों के पास पुरानी ड्यूटी का माल था तो कल वो पूरा इम्पैक्ट जो है वो नहीं आ पाया है। लेकिन मैं एमसीएक्स की बात करूं तो एमसीएक्स में अभी भी गोल्ड के अंदर 250 रुपए का प्रीमियम है और चांदी में अभी भी 1200 रुपए का प्रीमियम चल रहा है, यानी सोने और चांदी दोनों में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गिरावट की गुंजाइश है। 250 रुपए का ये प्रीमियम बचा हुआ है सिर्फ MCX में? जी, जी। 250 अगर इंटरनेशनल कॉस्टिंग के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, जो पुरानी ड्यूटी थी उसका 40% निकाल के तो लगभग 250 रुपए का प्रीमियम एम6 के ऊपर आ रहा है। ओके नितिन जी, अब अगला सवाल मेरा होगा, मार्केट में इस तरह की भी संभावनाएं बन रही कि कहीं सरकार GST ना बढ़ा दे, क्या आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? विष्णुमन जी, एक बार जरा आपका सवाल रिपीट कर दें। मेरा सवाल ये फुल था, पिक्चर। एक तरफ आप लोगों को जो कटौती का जो फायदा मिला है, इंपोर्ट कंज्यूमर्स को मिला है कि इंपोर्ट ड्यूटी आप लोगों ने इतनी डिमांड भी नहीं की थी जितनी कटौती हो गई, लेकिन क्या अब इस बात की भी आशंका है क्या कि GST को बढ़ाया जा सकता है जो 3% है फिलहाल? देखिए, बाजार में कल से इस तरह के रूमर्स जो है वो आने शुरू हो गए। कुछ लोगों ने जो है वो इस तरह के रूमर्स दिए कि 9% की ड्यूटी जो है वो सेट ऑफ हो चुकी है, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर एक परसेप्शन लेके चल रहा है कि AIJGF जो भी डिमांड करता है वो डिमांड सरकार जो है मान लेती है। तो ये एक हमारी डिमांड का हिस्सा था कि स्मगलिंग को जो है वो अगर आपको कम करना है तो आप कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह एबॉलिश करके उसको जीएसटी के अंदर शामिल कर दीजिए। लेकिन हमने कहीं भी ये नहीं कहा था कि कस्टम ड्यूटी और जीएसटी को साथ साथ लेके चलिए। दूसरा, जो अगली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग उसके एजेंडा अभी तय होने बाकी है और कहीं मतलब मैंने कुछ स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर से बात करी है, कहीं भी अभी ये एजेंडा में कहीं भी नहीं है कि जीएसटी कट या जीएसटी बढ़ाने की कोई बात हो गोल्ड के अंदर। ओके, चलिए, अभी तो कुछ एजेंडे में नहीं है सर। अब अगला सवाल मेरा होगा डिमांड को लेकर, क्या किस तरह डिमांड की रिपोर्ट आ रही है, क्योंकि आप यहाँ पे एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपके मेंबर्स बता रहे होंगे कल दाम जो अचानक से नीचे आ गए थे तो क्या स्टोर्स पर लोगों की संख्या काफी दिखाई दी थी, ट्रैक्शन दिखा था? बिल्कुल सर, इस शाम के समय हमने ये ट्रैक्शन देखा था और इनफैक्ट अगर मैं बात करूं, बहुत सारे हमारे ज्वेलर्स भाई या रिटेलर्स ऐसे थे जिनके भाव छूटे हुए थे। भाव छूटने का मतलब ये है कि उन्होंने अनफिक्स में बाय करके बाजार के अंदर सेल कर रखा था। तो कल वो भी अपना भाव को स्क्वायर ऑफ करने के लिए मार्केट में बुलियन डीलर्स के पास गए थे, लेकिन भाव में क्योंकि तुरंत गिरावट नहीं देखी गई बाजार के अंदर, इसलिए उनके सौदे जो है वो पेंडिंग है, जो आज स्क्वायर ऑफ होने की उम्मीद है। और ओवरऑल अगर मैं इस वीक की बात करूं तो मुझे लगता है इस वीक के अंदर जो नॉर्मली हम लोगों ने पूरे महीने के अंदर डिमांड देखी थी गोल्ड की, वो पूरी की पूरी इस वीक में हमें देखने को मिल जाएगी, जिस तरह के कल हमें रुझान देखने को मिले। ओके। अब एक सवाल आपसे होगा भाव को लेकर, क्या सोने चांदी के भाव यहाँ से बढ़ेंगे या घटेंगे? आपका अनुमान क्या कह रहा है? एक एनालिस्ट के तौर पे आप बताइए, अब एसोसिएशन के तौर पे मत बताइए। देखिए, यहाँ पे चीजें है, जो ये हमने गिरावट देखी थी लास्ट वीक, इसमें चाइनीज मार्केट का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि चाइनीज स्टिमुलस जो है वो बाजार में आया नहीं था। तो चाइनीज स्टिमुलस नहीं आने की वजह से जो मार्केट $4 $5 चाइना के अंदर प्रीमियम चल रहा था, वो हमने देखा कि कल $11.5 डिस्काउंट में आ गया। इसका मतलब ये है कि चाइनीज जो ट्रेडर्स हैं वो अभी भी गोल्ड को सेल करके चल रहे हैं। लेकिन अगर मैं चार्ट की तरफ देखता हूँ तो मुझे लगता है चार्ट में अगर $2400 का भाव जो इंटरनेशनल मार्केट में वो अगर नहीं टूटता है तो इस वीक में हम $2440 $2435 तक के भाव देखने को हमें मिल सकते हैं। और चांदी की अगर मैं बात करूं तो बाकी इंडस्ट्रियल मेटल्स ने भी थोड़ा बहुत सपोर्ट लिया है। अगर इंडस्ट्रियल मेटल्स बाकी थोड़ा बहुत सपोर्ट लेते हैं तो चांदी में भी हम 29.70 तक के लेवल्स जो है वो इस वीक में आते हुए देख आपने सकते हैं। डॉलर टर्म में बता दिया, रुपए टर्म में भी बता दीजिए ताकि जो हमारे घरेलू ट्रेडर निवेशक जो आपको देख रहे हैं वो समझ पाए। देखिए, एमसीएक्स की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि 69,700 या 800 तक के प्राइसेस जो है वो एमसीएक्स में हमें देखने को मिल सकते हैं। और सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो 85,500 या 86,000 तक के जो भाव है
वो हमें सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर में लॉन्ग पोजीशन बनाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि 1200 रुपए तक का अभी प्रीमियम जो है एमसीएक्स में वो ऑलरेडी है, जो फैक्टर इन होना बाकी है। ओके, तेजी थोड़ी दिख जरूर रही है, लेकिन अभी लॉन्ग पोजीशन चांदी में बनाने से बचने की सलाह है। सोना ऊपर में इनको लगता है कि 69,800 रुपए तक जा सकता है। चलिए, अब एक सवाल आपसे होगा इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर वापस से नितिन जी। वो सवाल ये है कि आप लोग लगातार डिमांड कर रहे थे आईएवीएक्स पर, जो बड़े ज्वेलर्स हैं जिनकी नेटवर्थ 25 करोड़ या उससे प्लस वाले हैं, वो वहाँ पे रजिस्टर्ड है। सेपा के तहत वो आसानी से सस्ते गोल्ड सिल्वर का इंपोर्ट कर पा रहे हैं। बाकी ज्वेलर्स 15% का माल उनको मिल रहा है बाहर से, उनको सोना, वो 8% पे कोई चांदी मंगवा रहा है, कोई ड्यूटी रिबेट उनको मिल जा रही है। वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड था वो अभाव था। अब आप लोग खुश हैं, अब सबके लिए 6% हो गया। बिल्कुल सुमन जी, इसमें इसमें हम बहुत खुश हैं, क्योंकि हमने 1 महीने तक इसमें जबरदस्त लड़ाई लड़ी है। और लड़ाई में जिस तरीके से मीडिया ने हमारा साथ दिया, उसके लिए हम धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि हमारा तो सिर्फ 5% ही योगदान था। बाकी 95% काम जो है वो आप लोगों ने सबने मिलकर किया है। और मैं आप लोगों को भी बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों की वजह से ज्वेलर्स जो है वो इस लड़ाई को जीत पाए। और अब एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, काम जो है वो वापस शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी तक जिसको हम लोग हमारी देसी भाषा में कहते हैं पड़ता नहीं आ रहा है, पड़ता नहीं आने का मतलब ये होता है कि जो कैश का भाव होता है बाजार के अंदर, वो आरटीजीएस के नीचे रहता है। भाई, ये तो बाकी वो अब गेस्ट आ शुरू गए। हो जाएगा। अब कैश का जो भाव है वो आना बंद हो जाएगा, और बाजार में जो है डिजिटल लेन-देन या आरटीजीएस के लेन-देन में व्यापार जो है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और नितिन जी, एक और खबर आ रही थी कि जो पोर्ट पे अटके हुए चांदी है वो वापस लिए जा रहे हैं, क्या उसके बारे में कोई जानकारी है आपके पास? सर, हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये जो चांदी है इसको वापस री एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। और जो सप्लायर्स है वो उसको वापस लेके जा रहे हैं, क्योंकि अब वो चांदी का बाजार के अंदर आने का कोई मतलब नहीं होगा। वो इंडियन मार्केट्स में आएंगे तो नुकसान में ही उसको चांदी को अपने निकालना पड़ेगा। तो इसलिए जो है वो चांदी जो है री एक्सपोर्ट हो रही है। शायद कल या परसों वो जो शिपमेंट्स है वो निकल जाएंगे। भी एक आप लोगों की तरफ से आप लोग लगातार डिमांड भी कर रहे थे कि उस तरह से सस्ते रेट में आके मार्केट खराब कर रहे हैं, उनको वापस वहां पर भेजना पड़ रहा है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए, अपने बाकी धन्यवाद। मेहमानों के पास चलते हैं और भाव के हिसाब से जानते हैं कि क्या कुछ होने वाला है मार्केट में। धर्मेश जी, आपने बजट के ऐलानों को देखा, दाम भी किस तरह से एडजस्ट हो गए वो भी आपने देखा, क्या लग रहा है अब भाव यहाँ से किधर जाने वाले हैं गोल्ड और सिल्वर के? देखिए, अगर डोमेस्टिक मार्केट से इंटरनेशनल मार्केट में आप कंपेयर करें तो प्राइस वेरिएशन काफी था। जिस तरह आपने भी कहा था कि 15% से 6% की जो ड्यूटी है उसके बीच में जो गैप था वो गैप फिल हो चुका है। बट मेरे हिसाब से बहरहाल मार्केट काफी स्टेबल हो चुका है और प्राइस यहाँ पे स्टैग्नेंट हो चुका है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो कहाँ 2500 और कहाँ 2380 का स्तर, मार्केट में ऑलमोस्ट 3 दिन में $125 की गिरावट आपको देखने मिली है। सो इन दैट सेंस कि मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका था, अभी मार्केट यहाँ पे एक छोटी पुलबैक रैली दे सकती है। और यहाँ से मार्केट अगर आप देखिए, सोने में ऑलरेडी 350-400 रुपए की तेजी आ चुकी है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 69,200 69,300 तक के लेवल्स आपको एक या दो ट्रेडिंग सेशन में या ये हफ्ते भर के अंतराल में देखने मिल सकते हैं। स्पेक्युलेटर्स इसमें बाय करके चल सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि $2430-2440 के स्तर फिर से आ सकते हैं, क्योंकि बाकी जगह से काफी बाइंग है, अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी लग रही है। रही चांदी की बात, चांदी में भी अच्छी खासी गिरावट आ गई प्राइस में, और कहाँ 96,000 और कहाँ 85,000। अगर आप देखिए तो 10-12 हजार की गिरावट ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइस स्टैग्नेंट हो चुका है। अगर आप अंतरराष्ट्रीय मार्केट चांदी की बात करें तो चांदी भी अराउंड $30 के इर्द गिर्द घूम रहा है, कंटिन्यूस होल्ड कर रहा है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से $1-2 की गिरावट, जिस तरह दूसरे प्रेक्षक से कहा, कि मेरे हिसाब से प्राइस में एटलीस्ट 1500 से 1600 रुपए की गिरावट और आ सकती है। तो मैं चांदी में बाय करने की सलाह नहीं दूंगा, मैं वेट एंड वॉच करने की सलाह दूंगा। बट स्पेक्युलेटर्स चांदी में यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। एक्सपेक्ट करो चांदी अराउंड 83,000 82,500 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो $26-27 के स्तर है जहां मार्केट एक बार रुक सकता है। पर सोने में मैं बाइंग की सलाह दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से एक पुल बैक रैली आ सकता है। तो आपको लगता है कि सोने में तेजी आ सकती है, 69,300 रुपए तक के लेवल्स आप देख रहे हैं, और चांदी यहाँ पर बिकवाली की सलाह है, नीचे इनको लगता है पोजिशनली 83,000 रुपये से लेकर 82,500 तक भी आ सकता है। किशोर सर, आप क्या मानते हैं गोल्ड और सिल्वर में? सुमन, यहाँ पे आई थिंक तेजी तो बरकरार रहना चाहिए। जो कल का अगर ड्यूटी का इम्पैक्ट अगर निकाल देंगे तो ग्लोबल मार्केट्स में मेरे हिसाब से तेजी तो कंटिन्यू रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट्स में भी थोड़ा सा डिस्काउंट ज्यादा हो गया।
मेरे हिसाब से थोड़ा पुल बैक देखने के लिए मिल सकता है। अगर गोल्ड इंट्राडे में अगर देखें तो 68,700 के आसपास बाइंग कर सकते हैं। अपसाइड में टारगेट आप 69,100 या 69,300 तक भी जा सकता है। सिल्वर अगेन एनीवेयर क्लोज टू 85,000 अगेन वैल्यू बाइंग लगता है यहाँ पे। 86,200 86,500 तक भी आपको जा सकता है, तो एनीथिंग क्लोज टू 85,000 अच्छा बाइंग लेवल है सिल्वर में। सो दोनों में बाइंग कर सकते हैं। जो कल का गिरावट है बेसिकली जो ड्यूटी के इम्पैक्ट है उसके बाद आपको रिकवरी देखने के लिए मिल रहा है और स्टेबलाइज तो हो चुका है प्राइसेस। और ग्लोबल मार्केट में मेरे हिसाब से जैसा कि इंटरेस्ट रेट के कट के ऑलमोस्ट कगार पे है, तो मार्केट अभी पॉजिटिव ही रहने वाला है। मार्केट आपको लग रहा है पॉजिटिव रहने वाला है। 85,000 पे चांदी आपको वैल्यू वाई दिख रही है और गोल्ड में भी आपको लग रहा है 69,300 से 69,500 रुपए तक जा सकता है। वंदना जी, आपके लेवल्स क्या हैं गोल्ड और सिल्वर के? विश्वमन जी, मुझे लग रहा है हिस्टोरिकल टाइम है जब यहाँ पे कस्टम ड्यूटी कट से यहाँ पे अलाइन नहीं हुआ है मार्केट, थोड़ा और गिरावट की संभावना है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ एक अपसाइड है। तो मुझे लग रहा है कि टसल रहेगा आज के दिन में। गोल्ड में मुझे बाइंग लग रही है 68,800 के लेवल पे, 69,000 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 68,700 का। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज पेयर ट्रेड की भी अपॉर्चुनिटी है। मुझे सिल्वर में फॉल लग रहा है और मैं यहाँ पे धर्मेश से एग्री कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि सिल्वर में 85,150 के करीब यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए और जो टारगेट होगा वो 84,600 का होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा यहाँ पे करीब करीब 85,450 का। और एक चीज यहाँ पे और है, कॉशन है यहाँ पे कि इस बार यूएस जीडीपी का डेटा है, इनिशियल जॉबलेस क्लेम है और कुछ अदर डेटा है जो कि पॉजिटिव होकर आने की उम्मीद है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में $2440 के करीब एक बार रेजिस्टेंस फेस कर सकता है गोल्ड। ओके, हालांकि अभी भी भाव को लेकर अलग अलग राय है। जिस तरह के कैलकुलेशंस कल दिख रहे थे कि 5,000 से ज़्यादा की गिरावट आनी चाहिए थी गोल्ड में, हालांकि पहले से ही डिस्काउंट में था एमसीएक्स प्रभाव, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा उस तरह की गिरावट नहीं आई, 4,000 तक की गिरावट आई। लेकिन चांदी 5,000 तक टूटी और अनुमान लगाया जा रहा था कि कम से कम 8,000 रुपये तक की गिरावट इंपोर्ट ड्यूटी कट की वजह से आनी चाहिए। आप क्या मानते हैं दिनेश जी, आपको क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर की चाल? विश्वमोहन जी, अगर कॉमेक्स का चार्ट देखता हूँ तो मुझे मंदा नहीं लगता है और इंडियन मार्केट देखता हूँ तो मुझे तेजी नहीं लगती है। मतलब जो कंफ्यूजन वाली स्थिति आ गई है, बड़ी विकट परिस्थिति है। बट खैर, हम इंडियन मार्केट में ही ट्रेड करते हैं तो मैं एमसिक्स के ही लेवल दूंगा। और मुझे लगता है कि जो 4,000 रुपए की फॉल आई है, 9% ड्यूटी कट में 6% की फॉल आई है, बट मेजर फैक्टर नहीं था, 3 से 4% एक्सपेक्टेड था और उसी के कारण यहाँ से और ज्यादा गिरावट की संभावनाएं थोड़ी कम नजर आती है। मुझे लगता है कि 68,700 68,680 ये लेवल के आसपास गोल्ड अगर एक बार खरीदारी करे तो 69,120 के लेवल्स अपसाइड हमें देखने मिल सकते हैं। और आई थिंक 68,420 का लेवल अभी हाल फिलहाल टूटता हुआ नजर नहीं आता। और वही अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो मुझे लगता है कि 85,000 85,150 के आसपास वैल्यू बाइंग के तौर पर इंट्राडे बाइंग की जा सकती है। 86,150 के अपसाइड टारगेट, 84,500 बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन है। मुझे लगता है ये हाल फिलहाल 1 से 2 दिन में भी टूटना नहीं चाहिए। तो आपके लेवल्स ये है गोल्ड और सिल्वर को लेकर, लेकिन जो ज़्यादा इनकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा नहीं है तो थोड़ा मार्केट स्टेबल होने दे, भाव पूरी तरह से स्थिर एक बार हो जाए फिर आप नई ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन लंबी अवधि के निवेशकों के लिए मौका हो सकता है कि वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए क्रूड की बात करते हैं। क्रूड को देखें तो लगातार 5वें दिन गिरावट है, लेकिन फंडामेंटल्स तो सपोर्टिव ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि यूएस में लगातार चौथे हफ्ते यूएस में क्रूड के स्टॉक में कमी आई है और कनाडा में जिस तरह से वाइल्ड फायर की चिंता फिर से बढ़ी है और कहा जा रहा है कि वहाँ पे 10% उत्पादन पर इसका असर हो सकता है। एक फैक्टर है जो यहाँ पर दबाव बनाने वाला है, वो है इजराइल और हमास में सीज फायर की संभावना, जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर की तरफ से संकेत दिए भी गए हैं कि वो बेहतर तरीके से शेप अप हो रहा है। किशोर सर, आप बताइए क्रूड की चाल आगे किस तरह की दिख रही है आपको? बिफोर दैट विश्वमोहन, एक्चुअली ये जो गोल्ड का ड्यूटी का जो बात चल रहा था कि एक्चुअली जो 9% ड्यूटी कट के बाद 6% ही गिरा है। सो डिबेट ये है कि थोड़ा बहुत जो पहले डिस्काउंट हुआ है, बट इसका डिस्काउंट नहीं हुआ तो भी एक्चुअली पास थ्रू नहीं होगा। आप एक दिन में 9% का प्राइस फर्क कोई बैलेंस शीट पे नहीं ले पाएगा, तो पास थ्रू नहीं होगा और डोमेस्टिक डिमांड इंप्रूव होगा। जैसा आपने पहले भी बात कर रहे थे, डोमेस्टिक डिमांड सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होगा तो प्रीमियम थोड़ा सा डोमेस्टिक प्रीमियम बढ़ जाएगा, एडजस्ट होने के लिए टाइम लगेगा। सो तुरंत टेक्निकल एडजस्टमेंट एब्सोल्युटली जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ना वो फिट नहीं होगा, बिकॉज लास्ट 1.5-2 महीने से जो इंपोर्ट हुआ गोल्ड वो तो पड़ा हुआ है, वो कंप्लीटली फुली ड्यूटी पेड है। तो इसको एब्सोल्युटली ऐसा नहीं लेना चाहिए। तो एंड देन डोमेस्टिक ग्लोबली ऐसा भी तेजी है तो थोड़ा बहुत इसमें डिस्काउंट कम होगा। सेकंड जो है एनर्जी का जो बात हो रहा है कि
यस, इजराइल हमास सबसे बड़ा फैक्टर है यहाँ पे। उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बाकी यूएस का इन्वेंटरीज कमजोर है तो थोड़ा बहुत बुलिश फैक्टर्स है, बट इजराइल हमास में जो डेवलपमेंट आ सकता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, क्रूड पे जो उसका जो रिस्क प्रीमियम है वो हट जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मैं दोनों क्रूड नेचुरल गैस दोनों में थोड़ा सा इसमें सेल साइड ही प्रेफर करूंगा। 65-20 के आसपास जुलाई वायदा बिकवा के चल सकते हैं। 65-90 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 6400 के आसपास का आपका टारगेट हो सकता है। अगेन यहाँ पे पुट ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपको रिस्क ज्यादा नहीं लेना है तो पुट ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं। ओवरऑल बायस डाउनसाइड का है, बट अगर सीज फायर नहीं होता है, कहीं ना कहीं टॉक्स फेल हो जाता है कि अगेन आपको शार्पली $2-3 का रैली मिलने के लिए चांसेस है, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए। तो खबर के हिसाब से यहाँ पर इम्पैक्ट होगा तो बेहतर होगा कि आप पुट खरीद कर ही जाए अगर ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। फ्यूचर्स में भी अभी फिलहाल डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है। धर्मेश जी, आप बताइए क्रूड की चाल कैसी दिख रही है आपको? देखिए विश्वनाथ जी, लास्ट 3 हफ्ते से मैं कंटिन्यूसली यहाँ पे प्रेशर में ही हूँ। एक्सपेक्ट करता हूँ कि कच्चा तेल काफी गिरेगा और यही हुआ। मार्केट में ऑलमोस्ट $4 की गिरावट आपको छोटी अवधि में देखने मिली है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि गिरावट रहेगी। जिस तरह लास्ट टाइम कहा था कि सारे महीने बैकवर्डेशन में चल रहे हैं, आप अगर 2026 तक के भी देखे तो ऑलमोस्ट $70 पे चल रहे हैं 2026 का कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब है कि प्रेशर काफी हाई है। इलेक्शन काफी नजदीक आ रहा है, नवंबर में इलेक्शन है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो यूएस मार्केट कभी नहीं चाहेगा कि कच्चा तेल बढ़ेगा। प्लस डिमांड है सच है नहीं। अगर आप बेस मेटल देखिए, जो बाय प्रोडक्ट है, अगर आप देखिए कंटिन्यूसली उसमें भी काफी गिरावट आ रही है प्राइस में, स्पेशली ऑन द कमोडिटी साइड। तो कच्चा तेल भी उसी डायरेक्शन में फॉलो कर रहा है और प्राइस आप देखिए कि जहां ऑलमोस्ट $83-84 थे, आज ऑलमोस्ट $77 पे आके टिके हुए हैं। डोमेस्टिक मार्केट 7,300 से ऑलमोस्ट 6,500 के स्तर आ चुके हैं। तो प्रेशर काफी हाई है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि गिरावट जारी रहेगी। मैं सलाह दूंगा 6,500 के स्तर पे बिकवाली करे। 6,550 का स्टॉप लॉस रहेगा। 6,400 से लेके 6,350 के टारगेट के लिए अब 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन के लिए आप यहाँ पे मंदी करके चल सकते हैं। आपको भी लग रहा है यहाँ पर मंदी करके ही जाना चाहिए। चलिए वक्त है ब्रेक का। बेस मेटल्स में कॉपर 4 महीने के निचले स्तर पे आ चुका है। कॉमेक्स कॉपर को भी देखिए तो $4 के आसपास फिसल के आ चुका है। चाइना को लेकर लगातार यहाँ पर चिंता है। धर्मेश सर, क्या लग रहा है आपको मेटल्स की चाल यहाँ पर किस तरह की दिख रही है? कौन से मेटल्स यहाँ पे ज्यादा कमजोर दिख रहा है और कहाँ तेजी की संभावना अभी आगे दिख रही है? देखिए बेस मेटल की तरफ जाएंगे तो मैं सबसे मेरा फेवरेट कमोडिटी है कॉपर। इसमें मैं अभी भी काफी मंदी में हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जो 800 का जो स्तर है वो भी शीघ्र ही ब्रेक कर देगा। मैं सलाह दूंगा यहाँ पे करंट लेवल पे रिकॉली करिए, 810 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और टारगेट रहेगा 790 टू 780। फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों साइड से काफी प्रेशर में है। कोई मार्केट में कोई स्थिरता नहीं दिख रही है मार्केट में। और प्लस जो डिमांड है एज सच ये क्वार्टर में तो नहीं लग रहा मुझे। मे बी नवंबर दिसंबर में फिर से मार्केट पिकअप हो सकता है, बट करंट सिनेरियो में तो कंटिन्यूसली हैमरिंग है। ऑलमोस्ट अगर देखिए तो ₹125 की गिरावट आपको कॉपर में देखने मिली है लास्ट 1-1.5 महीने के अंतराल में। इसका मतलब है कि फंडामेंटली काफी टर्न अराउंड हो चुका है प्राइस। और ये स्पेशली इंडिया के लिए अच्छा बात है, क्योंकि अगर कच्चा तेल और अगर बेस मेटल्स नीचे आता है तो जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें भी काफी फर्क पड़ेगा इंडिया को। तो मेरे हिसाब से ये काफी संभल सकता है। और दूसरी बात करें तो करेंसी वॉर चल रहा है। डॉलर्स के सामने सारे करेंसीज काफी डेप्रिशिएट हो रहे हैं, तो उस कारणवश आप देखिए तो कमोडिटी मार्केट में कभी तेजी होगी नहीं। और यही आप प्राइस फैक्टरिंग कर रहे हैं, सारे कमोडिटी मार्केट में आपको पिटाई देखने मिल रही है। यानी और भी यहाँ से कॉपर नीचे आ सकता है। वंदना जी, आपको क्या लग रहा है कौन से मेटल्स यहाँ पर ज्यादा कमजोर आपको दिख रहे हैं, जहां पर बिकवाली की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं? विश्वमन जी, मैं भी एग्री कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि कॉपर में इन्वेंट्रीज बहुत ज्यादा है और लगातार रियल एस्टेट जो है वो 12वें महीने गिरा है चाइना में। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो डाउनसाइड है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। और 806 के करीब यहाँ पे एक सेलिंग की सलाह रहेगी। 800 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 808 रुपए का। लेकिन मुझे लग रहा है कि पोजिशनली अगर यहाँ पे ट्रेड ले तो प्राइसेस एक बार 790 से लेके 785 तक भी नीचे जा सकता है। तो चाहे इंट्राडे हो या पोजिशनल ट्रेड हो, मुझे लग रहा है कि अभी फॉल जो है कंटिन्यू रहना चाहिए कॉपर में। कॉपर में गिरावट दोनों एक्सपर्ट्स को लगता है यहाँ पे रहेगी, 785 तक भी नीचे आ सकता है। दिनेश जी, आपकी टॉप कॉल्स क्या है यहाँ पर मेटल्स में? जी विश्वमन जी, मुझे लगता है कि जो ये करीब करीब मेरे लगता है 7वां दिन है जो कंटिन्यूस गिरावट चल रही है। चाइना फैक्टर बिल्कुल वे ऑन कर रहा है और सारी जो चीजें दिख रही है, आप क्रूड देख लीजिए, कॉपर देख लीजिए, एल्यूमिनियम देखिए, सारी चीजों में तेज गिरावट आई है। 832 का लेवल तोड़ने के बाद 801.50 का लो बनाया है इसने, मतलब ऑलमोस्ट 30 रुपीज तोड़े है। मुझे लगता है कि सेंटिमेंटल लेवल के लिए 800 का लेवल टूट सकता है, लेकिन 798.50 799 के आसपास
पुल बैक रैली निश्चित तौर से आ सकती है, यहाँ बाय करना चाहिए 810, 818 और हो सकता है 832 के लेवल भी दोबारा एक बार ये छुए। 792 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। तो ये व्यू आपका है, लेकिन आप किशोर सर क्या मानते हैं पूरे ही मेटल्स पैक में क्या लग रहा है आपको, कहां ज्यादा मंदी, कहां ज्यादा तेजी दिख रही है आगे? किशोर सर आपसे सवाल था। पुष्पमान का यहाँ पे कॉपर और जिंक दोनों में वीकनेस दिख रहा है। फैक्टर्स तो मोर और लेस सब लोग ने बोला है कि डिमांड तो वीक है, चाइनीज फैक्टर्स है, स्ट्रॉन्गर डॉलर है। आई थिंक ये सारे जो है कमोडिटीज, ब्रॉडर कमोडिटीज पे इसमें मंदी आ सकता है, स्पेशली जो नॉन फेरस मेटल्स में। तो कॉपर 804 के आसपास इसमें रिकवरी कर सकते हैं, 798 का टारगेट रहेगा, 804 के आसपास आप स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। जिंक अगेन आई थिंक जुलाई बाय द 261 के आसपास रिकवरी कर सकते हैं, 263 का स्टॉप लॉस रहेगा, 258 के आसपास का टारगेट रख सकते हैं। एक और काउंटर है जो काफी कमजोर हुआ है, जून में 260 रुपए के आसपास का जो भाव एमसीएक्स नेचुरल गैस का हुआ करता था, अब 180 के नीचे है। किशोर सर क्या लग रहा है, और गिरावट बची है क्या नेचुरल गैस में? हाँ, यहाँ पे तो इसमें वीकनेस जारी रहना चाहिए। प्रॉब्ली इसमें अगेन इन्वेंट्री का प्रेशर है, तो एनीवेयर क्लोज टू अराउंड 181 के आसपास इसमें रिकवरी करके चल सकते हैं। 176 175 तक भी डाउन साइड है इसमें, तो इसमें वीकनेस है, कंटिन्यू रहेगा। आपको क्या गिरावट दिख रही है नेचुरल गैस में? देखिए, नेचुरल गैस की बात करें तो फंडामेंटली मार्केट क्रूड को फॉलो कर रहा है और यहाँ से प्राइस में आपको देखिए 200 का जो स्तर था वो काफी की लेवल था, वो ब्रेक करके मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा। मेरे हिसाब से और यहाँ से 10 से 15 रुपए की गिरावट और आ सकती है। बहरहाल रुपया कमजोर हो रहा है, उस कारणवश इतनी गिरावट आपको देखने नहीं मिल रही। बट करंट लेवल अगर आप देखिए, अगर प्राइस $83 के हिसाब से रहेगा तो प्राइस यहाँ से 160 161 का स्तर मेरे हिसाब से आ सकता है। तो करंट लेवल पे 180 के लेवल पे आप बिकवाली करिए, 185 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और टारगेट अराउंड 170 का रखिए। जिस दिन 200 का स्तर ब्रेक करेगा उस दिन मार्केट में अच्छी खासी रैली आएगी। बट करंट सिनेरियो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी मेरी नेचुरल गैस में रहेगी। अभी सेल ऑन राइज के साथ काम करना है, नीचे की तरफ ही मार्केट रहेगा जब तक 200 रुपए क्रॉस नहीं करता है। चलिए एग्री मार्केट की बात करते हैं। वंदना जी, मसालों में आपकी राय क्या बन रही है, कौन यहाँ पे ज्यादा कमजोर दिख रहा है, कहाँ आपको तेजी की संभावना दिख रही है? मुझे जीरे में कमजोरी लग रही है विश्वमोहन जी, लेकिन मुझे लग रहा है कि टर्मरिक जो है एक अगर 16,100 से ऊपर होल्ड करता है तो फिर से प्राइसेस ऊपर की तरफ 16,500 आएगा। हालांकि इंपोर्टेड यहाँ पे टर्मरिक है अभी इंडिया में, तो प्रेशर जो है वो बना रहेगा, लेकिन एक लिमिटेड अपसाइड के लिए यहाँ पे बाय कॉल देना चाहूंगी। 16,100 से ऊपर बाय करे, 16,500 का टारगेट रखे। जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 15,900 का करीब होना चाहिए टर्मरिक में। आपको यहाँ पर हल्दी पसंद है। आप दिनेश जी, आपको क्या पसंद है पूरे ही मसालों में, पैक में तीनों की अगर बात करें, हल्दी, जीरा, धनिया? तो मुझे लगता है सर तीनों में रेजिस्टेंस जोन है, खास करके धनिया तो बहुत नीरस काउंटर हो चुका है। मैं जीरे की बात करूं तो मुझे लगता है 26,500 26,600 में बिकवाली का ही रुख बनेगा। डाउनसाइड 25,200 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं 27,300 के स्टॉप लॉस से, इसमें निरंतर बिकवाली करनी चाहिए। हल्दी की मैं बात करूं कि 16,200 का लेवल है, टेक्निकली इसके ऊपर मार्केट क्लोज ही नहीं हो रहा है, तो अनलेस एंड अनटिल 16,200 250 के ऊपर ये क्लोज करे, मुझे लगता है कि इसमें बाइंग से थोड़ी सी दूरी ही रखनी चाहिए। और डाउन साइड मुझे लगता है कि 15,100 15,200 दोबारा ये आ सकता है। तो ओवरऑल काउंटर जो है एकदम लैकलस्टर ट्रेडिंग है और रिबाउंड एक्टिविटी है। दिनेश जी, छोटा जवाब, ग्वार पर क्या हो रहा है, कुछ नई खबर है क्या ग्वार को लेकर आपके पास? दिनेश जी, 10 ग्वार मुझे लगता है कि बाइंग का अवसर रहेगा। 5350 के स्टॉप लॉस से इसको होल्ड करके रखना चाहिए। 5480 5550 और जिस दिन 5550 के ऊपर क्लोज हो जाए, मुझे लगता है 5800 की लेवल भी ग्वार देख सकती है। ओके, शुक्रिया दिनेश जी आपका, वंदना जी, धर्मेश जी और किशोर सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुनाफे की मंडी में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो